नमस्कार, आप देख रहे हैं मासकॉम जंक्शन। मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार हाजिर हूं एक और नई वीडियो के साथ। डियर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे हाउ टू परफॉर्म योर बेस्ट इन एग्जाम्स, यानी एग्जाम्स में आप अपना बेस्ट परफॉर्मेंस कैसे दें। जैसा कि आप जानते हैं, देश भर में अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के सेमेस्टर एग्जाम शुरू हो चुके हैं या शुरू होने वाले हैं। स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करते हैं, मेहनत करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं अच्छे मार्क्स हासिल करने के लिए, लेकिन हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी बहुत ज़रूरी है टू गेट गुड मार्क्स। तो आज इस वीडियो में हम उन्हीं कुछ पॉइंट्स पर चर्चा करेंगे, उन्हीं कुछ बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। अगर आप उनको ध्यान में रखते हैं, अगर उनको आप फॉलो करते हैं पेपर अटेम्प्टेशन के दौरान, तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। प्रैक्टिस मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। जब आपको पता है कि आपके एग्जाम शुरू होने वाले हैं, एक वीक के बाद या 10 दिन के बाद आपके एग्जाम शुरू होने वाले हैं, तो ये काम आपको तभी शुरू कर देना चाहिए। आप मॉक टेस्ट जो है वो प्रैक्टिस करें। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जितना भी हो सकता है, 4, 5 या 6 साल के क्वेश्चन पेपर अगर आपके पास हैं, तो उनको आप प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चन लिख करके देखिए। इससे आपका जो टाइमिंग है पेपर में वो एक्यूरेसी आएगी, उसमें टाइम से आप पेपर भी पूरा कर पाएंगे और आपको ये भी अंदाजा आएगा कि किस तरह के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। देन टाइम मैनेजमेंट, जैसा कि हमने पिछली स्लाइड में बताया आपको, टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी होता है अच्छे स्कोर हासिल करने के लिए। इसकी प्रैक्टिस एग्जाम के डे से पहले शुरू हो जाती है। जैसे कि मैंने बताया, जब आप मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करते हैं, खुद क्वेश्चन लिख करके देखते हैं, तो आपको अंदाजा आ जाता है कि मुझे एक क्वेश्चन को लिखने में कितना टाइम लगता है। और जितनी बार आप क्वेश्चन को लिख के देखते हैं घर पे प्रैक्टिस के दौरान, उतना आपका स्पीड अच्छा रहता है। तो टाइम मैनेजमेंट ड्यूरिंग एग्जाम, जब एग्जाम शुरू हो चुका होता है तो आपको टाइम मैनेजमेंट करना होता है। आपको ये तय करना होता है कि कितने क्वेश्चन मुझे करने हैं और कितना टाइम मुझे एक क्वेश्चन को देना है। साथ में ड्यूरिंग एग्जाम कई तरह की डिस्टर्बेंसेस भी कई बार होती हैं, कई तरह की फॉर्मेलिटीज होती हैं, आपके सिग्नेचर होते हैं, तो समय वहाँ पे लगता है। इसलिए उन सब चीज़ों को भी ध्यान में रख के आप टाइम मैनेजमेंट करेंगे प्रॉपर, कि मुझे जो बड़े क्वेश्चंस हैं, जो ऐसे टाइप क्वेश्चंस हैं या ऑब्जेक्टिव टाइप हैं या शॉर्ट आंसर टाइप हैं, तो किस क्वेश्चन को मैंने कितना टाइम देना है। तो ये आप अगर मैनेजमेंट पहले से कर लेते हैं और ऑन द स्पॉट भी आप इसमें थोड़ा सा इम्प्रोवाइजेशन कर लेते हैं, तो आपका पेपर जो है पूरा हो पाएगा और आप अच्छा स्कोर हासिल कर पाएंगे। देन राइटिंग स्पीड, राइटिंग स्पीड का जैसे मैंने बताया, राइटिंग स्पीड की जो प्रैक्टिस है वो भी आप एग्जाम से पहले कर लें। जैसे कि मैंने बताया, अगर आप 4-5 क्वेश्चन पेपर सोल्व कर लेते हैं, अगर उनको पूरे तरीके से आप लिख करके देख लेते हैं, तो आपकी जो राइटिंग स्पीड है वो ज्यादा होगी और ड्यूरिंग एग्जाम जब आप परफॉर्म करेंगे तो वहां पे आप अपने पेपर को टाइमली पूरा कर पाएंगे और ये कंप्लीट भी हो पाएगा। इसलिए आपको राइटिंग स्पीड अपनी अच्छी रखना बहुत जरूरी है। आजकल मोबाइल के दौर में हम लिखना भूल गए, इसलिए ज़रूरी है कि आप डेली 1 या 2 पेज, अगर आप स्टूडेंट हैं तो ज़रूर लिखें, रजिस्टर मेंटेन करें। इससे आपकी जो राइटिंग स्पीड है वो मेंटेन रहेगी और एग्जाम में आपको इसको फायदा मिलेगा। देन रीड क्वेश्चन पेपर फर्स्ट। जिस दिन आपका एग्जाम है, जिस दिन आप एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं, आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है, तो सबसे पहले आप ये देखेंगे कि जो क्वेश्चन पेपर आपको मिला है, क्या वो आपके सब्जेक्ट का है, क्या उसका कोड प्रॉपर है, ये आप जरूर देख लेंगे। और अगर आपको पेपर सही नहीं मिला है, तो आप इन्विजिलेटर से या जो भी टीचर वहाँ पे अवेलेबल है, उनसे आप कह सकते हैं कि मुझे मेरा पेपर दीजिए, मुझे गलत पेपर सप्लाई हुआ है। बिकॉज अगर आपने एक बार पेपर को अटेम्प्ट कर लिया, तो इट विल बी योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपको पेपर जो है सही लेना था। तो एक तो इसलिए आपको पेपर पढ़ना जरूरी है कि आपको सही मिला कि नहीं मिला क्वेश्चन पेपर। सेकंड थिंग, आप इसलिए भी पढ़ें ताकि आपको अंदाजा आ जाए कि मुझे जो क्वेश्चन पेपर मिला है उसमें से मुझे कितना आता है और मुझे कैसे कैसे उसको अटेम्प्ट करना है, कितना टाइम कौन से क्वेश्चन को देना है। इसलिए एक बार थॉरोली उस क्वेश्चन पेपर को आप पढ़ लें, उसके बाद उसको अटेम्प्ट करना शुरू करें। लीव मार्जिन्स, जैसे हमने बताया, आंसर शीट आपको मिलती है और आजकल तो ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ में यही होता है कि आप लूज शीट जो है नहीं ले पाते, हालांकि हो सकता है कुछ जगह ऐसा हो कि आप ले सकें। तो जो आपकी आंसर शीट है उसको आप प्रॉपर तरीके से मेंटेन कीजिए और मार्जिन थोड़ा सा आप वहाँ पे छोड़ें। जैसा कि स्लाइड में हमने आपको दिखाया है, कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट जो है मार्जिन वो अनइवन रख लेते हैं, अनइक्वल होता है कि बहुत ही कम जगह लिखने के लिए रखते हैं, मार्जिन बहुत ज्यादा रखते हैं। तो मार्जिन जो आपको रखना है वो प्रॉपर रखना है, और ताकि आप साइड में क्वेश्चन नंबर या क्वेश्चन का सीरियल नंबर है वो चीजें आप रख पाए, तो प्रॉपर आपका स्केल आप लेकर के जा सकते हैं। उससे प्रॉपर जो आपका मार्जिन है आंसर शीट, आंसर लिखने के लिए, वो आप अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हैं, ताकि आपका जो अटेम्प्टेशन है या जो लुक वाइज जो है आपका बहुत अच्छा है। तो फ्री हैंड की बजाय आप स्केल के जरिए उस मार्जिन को ले सकते हैं। इस स्लाइड में हमने दोनों तरफ मार्जिन लिया है, आप आंसर शीट में एक तरफ भी मार्जिन लेके आंसर लिख सकते हैं। देन आपकी जो हैंड राइटिंग है, आप जो लिखते हैं वो क्लियर और क्लीन होना चाहिए, ताकि जो आप लिख रहे हैं वो अच्छे तरीके से दिखे। जब
एग्जामिनर जो है आपका जो इवेलुएट जो पेपर करते हैं, आपका चेक जो पेपर करते हैं, उनके लिए आसानी हो आपकी कॉपी को जांचना। जितना कम तकलीफ उनको होगी आपके आंसर शीट को देखने में या आपके फैक्ट्स को या आंसर को चेक करने में, उतना ही कंफर्टेबल वो रहेंगे और उतना ही ज़्यादा स्कोर आप कर पाएंगे। इसलिए आप कोशिश कीजिए, इसके लिए भी आपको पहले से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ताकि आपकी राइटिंग जो है इंप्रूव हो और आप अच्छे तरीके से लिखें। तो हैंड राइटिंग का भी नो डाउट आपकी अटेम्प्टेशन पे, आपकी परफॉर्मेंस पे, आपका जो स्कोर है उस पर काफी फर्क पड़ता है। देन अटेम्प्ट द क्वेश्चंस सीरियल वाइज। आप कोशिश करें कि जो क्वेश्चन है वो सीरियल वाइज ही अटेम्प्ट करें। कई बार ऐसा होता है कि आप किसी क्वेश्चन को आपको आता नहीं है, पहला क्वेश्चन नहीं आता है, दूसरा नहीं आता तो तीसरे से शुरू करते हैं, लेकिन आप कोशिश कीजिए कि उसके बाद उसकी सीक्वेंस एक मेंटेन कीजिए। बहुत बार ऐसा भी होता है कि पहला क्वेश्चन आप लास्ट में करते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए कि मैक्सिमम क्वेश्चंस जो है वो एक के बाद एक यानी सीरियल वाइज लिखिए। देन अटेम्प्ट ऑल द पार्ट्स ऑफ ए क्वेश्चन एट वन प्लेस। आप कई बार देखते हैं कि एक जो बड़ा क्वेश्चन होता है उसके सब पार्ट्स कई बार होते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 6 उसका ए बी सी पार्ट होता है। तो आप जो क्वेश्चन नंबर 6 का जो पार्ट है, अगर आप तीनों पार्ट उसके अटेम्प्ट कर रहे हैं और वो मैंडेटरी है, तो आप उनको एक ही जगह पे कीजिए। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन नंबर 6 का आपने ए पार्ट एक कहीं किया है, फिर आपने दूसरा क्वेश्चन शुरू किया, देन बी पार्ट आपने किसी और पेज पे किया है। इससे क्या होगा, चांसेस रहते हैं कि आपका वो अनचेक्ड ना रह जाए, और इससे एक डिस्टर्बेंस भी होती है, जो इवेलुएटर आपका होता है उसको भी डिस्टर्बेंस रहती है, और आप जो है कहीं ना कहीं उसमें आपका स्कोर जो है प्रभावित हो सकता है। इसलिए कोशिश कीजिए एक क्वेश्चन के अगर सब पार्ट है तो उनको एक ही जगह लगातार कंटिन्यूअसली सीरियल वाइज उसको अटेम्प्ट कीजिए। देन मेंशन द क्वेश्चन नंबर्स क्लियरली। जैसा कि स्लाइड में आप देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 हिस्ट्री ऑफ ऑल इंडिया रेडियो। देन लेफ्ट साइड आपने आंसर नंबर 1 लिखा है, उसके बाद अपना आंसर लिखना आप शुरू करेंगे। तो जो भी क्वेश्चन आपका है उसको क्लियरली लिखिए आप, क्वेश्चन नंबर आपका क्या है, और एक के बाद एक ऐसे आप लिखते जाएंगे। ऐसा करने से आपके जो इवेल्युएटर है, आपका जो पेपर चेक करने वाले हैं, उनके लिए आसानी रहेगी कि आपने कौन कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, और वो अलग से आपके क्वेश्चंस को देख पाएंगे और आप अच्छे से जो है स्कोर कर पाएंगे। देन ऑलवेज प्रेफर टू एक्सप्लेन इन पॉइंट्स। इस स्लाइड के जरिए हम देखते हैं, जैसे अगर आप कोई क्वेश्चन लिख रहे हैं, उसका आंसर लिख रहे हैं आप, तो बजाय कि बहुत बड़े बड़े पैराग्राफ बनाने के, आप अपने आंसर को पॉइंट्स में लिखिए, या आप एक पैराग्राफ का एक पॉइंट बोल्ड कर दीजिए, उसके बाद उसको एक्सप्लेन कीजिए। यानी इससे क्या होगा, आप स्कोरिंग आप चीजें कर पाएंगे, यानी आप मैक्सिमम स्कोर कर पाएंगे अगर आप पॉइंट्स में आंसर देते हैं। बिकॉज आपका जो इवेल्युएशन करने वाले हैं उनके लिए भी आसान रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी क्वेश्चन में किसी भी चीज की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पूछी गई है कि इसकी 5 विशेषताएं बताइए, और आपने पांचों अलग अलग पॉइंट्स के जरिए उसको बताया, एक्सप्लेन किया है, बजाय कि एक सिंगल पैराग्राफ के या 2 पैराग्राफ के, तो आपके लिए इजी रहेगा अच्छा स्कोर करना। देन हाईलाइट और अंडरलाइन द फैक्ट्स। अगर आपके पास, हालांकि इसमें समय लग सकता है, लेकिन अगर आप स्पीड आपकी है, राइटिंग स्पीड आपकी है, अटेम्प्टेशन आपकी अच्छी है, तो आप हाईलाइट भी कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं। किसी क्वेश्चन में जब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आप उनको, जैसे इसमें हमने कुछ सिटीज के नाम है उनको अंडरलाइन किया हुआ है, एक जैसे डेट इसमें दी हुई है उसको भी हमने अंडरलाइन किया हुआ है, या इवन आप हाईलाइट भी कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपके आंसर में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, अगर आपका 3 पेज का आंसर है, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अगर आपने दिए हैं, तो उनको अगर आप अंडरलाइन करते हैं तो एग्जामिनर जो है उसके लिए चेक करना उसको ईजी हो जाता है, और उन्हें लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं आपने वो अलग से मेंशन कर दिए हैं। इसलिए इससे आपका जो एक तरह से आपकी जो परफॉर्मेंस है या आपकी इमेज है वो बहुत अच्छी उसकी नज़र में बनती है। उनको लगता है कि बच्चा सिंसियर है, उसने सारे फैक्ट्स बड़े अच्छे तरीके से बताए हैं, और इसका आपकी स्कोरिंग पे, आप जो मार्क्स हासिल करते हैं, इस पे काफ़ी असर पड़ता है। देन डायग्राम है, फिगर है, या ग्राफ आपने कोई बनाया है, तो उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं अपने आंसर शीट में। डायग्राम्स के जरिए बड़ा इजी रहता है किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन करना, और अगर आप डायग्राम अच्छा बना लेते हैं, इट मीन्स आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, और इससे जो है एक तरह से आप विजुअलाइज उस क्वेश्चन को कर रहे होते हैं। इससे आपका जो आंसर है अच्छा होता है, प्रेजेंटेशन आपकी अच्छी होती है, और स्कोरिंग भी हो जाता है। लेकिन डायग्राम जब आप बनाते हैं तो कोशिश कीजिए कि स्केल का अगर इस्तेमाल करना है तो वहाँ कीजिए, अगर आप अच्छा फ्री हैंड से बना सकते हैं तो वो भी बना सकते हैं, पेंसिल का कोशिश कीजिए, इस्तेमाल कीजिए, और ये ज़रूर लिखिए कि डायग्राम जो है किस क्वेश्चन के लिए मैंने बनाया है, उसके नीचे आप क्वेश्चन का नंबर भी मेंशन कर सकते हैं। देन यूज पेंसिल फॉर ड्राइंग एंड अवॉइड ओवर रबिंग। जैसे हमने बताया, अगर आप ड्राइंग बना रहे हैं तो पेंसिल का इस्तेमाल कीजिए, पेंसिल भी हो जो अच्छी क्वालिटी की हो, और ओवर रबिंग से बचना है। यानी अगर आपको लगता है कहीं गलती हुई है तो ओवर रबिंग ना करें, उसको इरेज ना करें ज़्यादा, इससे वहाँ पर निशान पड़ जाते हैं और पेपर भी फटने का आपका डर रहता है। देन लीव ब्लैंक स्पेस आफ्टर एवरी आंसर। अगली स्लाइड के जरिए हम देखेंगे, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, जैसे आपका एक क्वेश्चन पूरा होता है तो उसके बाद आप थोड़ा सा ब्लैंक स्पेस छोड़ें, वहां पे लाइन लगा सकते हैं जैसे इस आंसर शीट में आप देख रहे हैं। उसके बाद जो आप अगला क्वेश्चन शुरू करें। इसका फायदा ये होता है,
कई बार हम ऐसा करते हैं, कई बार कुछ बच्चे जो ऐसी गलतियां करते हैं, बहुत बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट जो है एक आंसर के बाद दूसरा आंसर ठीक उसके बाद शुरू कर देते हैं, और जो एग्जामिनर होते हैं, जो पेपर आपका चेक करने वाले होते हैं, उनको ये अंदाज नहीं होता कि नया आंसर शुरू भी हो चुका है। कई बार इतना आपस में बहुत ही कंजस्टेड वैसे वो प्रेजेंट करते हैं, इससे कई बार ऐसा होता है कि आपका कोई क्वेश्चन जो अनचेक्ड रह जाता है और बाद में आपको इवैल्यूएशन या दूसरी प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। इसलिए बेहतर ये होता है कि आप एक आंसर लिखने के बाद एक या दो लाइन ब्लैंक छोड़िए और वहां पे निशान बनाइए, जैसे टेढ़ी तो तिरछी रेखाएं हमने यहाँ करी है। उसके बाद अगला क्वेश्चन शुरू कीजिए, वही क्वेश्चन नंबर लिखिए, आंसर लिखिए। इससे आपके अलग अलग जो क्वेश्चन है बिल्कुल वो अलग अलग आपको दिखेंगे और आपका जो प्रेजेंटेशन हो बेहतर तरीके से होगा। देन नो ओवर अटेम्प्ट। आपने एक ही क्वेश्चन को ध्यान रखना है, दो बार नहीं करना है। अगर आप दो बार करेंगे तो मार्क्स उसको एक ही बार के मिलेंगे। दूसरा ये भी होता है कि अगर आप बार बार ऐसी गलती करते हैं तो इससे एग्जामिनर जो है उनका जो है एक तरह से मूड भी खराब होता है और आपका इंप्रेशन जो बड़ा खराब जाता है, जिसका डायरेक्ट आपके स्कोरिंग पे असर पड़ता है। तो इससे बचिए और आप देखिए कि आप एक क्वेश्चन एक ही बार कीजिए। देन अवॉइड कटिंग्स। जैसे कि मैंने आपको बताया था, आप जो कटिंग्स करते हैं उससे बचिए, कटिंग आपको नहीं करनी है। आप जो लिख रहे हैं वो नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में लिखिए बिल्कुल। अगर कटिंग करते हैं, अगर आप बार बार पेन से रब करते हैं या कटिंग करते हैं, तो आपका जो प्रेजेंटेशन है, आपका जो पेपर है वो गुड लुकिंग नहीं रहेगा और उससे जो प्रेजेंटेशन पे काफी असर पड़ेगा और जाहिर तौर पर आपकी जो प्रेजेंटेशन है उसका असर सीधा आपकी स्कोरिंग पे पड़ता है। देन टेक अ रिवीजन विद कूल माइंड। जब आप अपना पेपर अटेम्प्ट कर लेते हैं उसके बाद एक रिवीजन लीजिए, क्वेश्चन पेपर सामने रखिए, आंसर शीट साइड में रखिए और देखिए कि क्या आपने सारे क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट किए हैं, क्या आपने सारे क्वेश्चन के आगे जो क्वेश्चन नंबर है वो सही लिखा है कि नहीं लिखा है। फैक्ट्स जो आपने दिए हैं उनको आप वेरीफाई कर लीजिए और इसके बाद देखिए कि कोई आपका क्वेश्चन जो है वो अनअटेम्प्टेड ना रह गया हो। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आपके क्वेश्चन छूटने के चांसेस बहुत कम रह जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने चर्चा की कि आप एग्जाम्स में कैसे ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करें, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स हासिल करें। आप जो मेहनत करते हैं अच्छे मार्क्स हासिल करने के लिए, उसके बाद अगर आप थोड़ा स्मार्ट वर्क करते हैं, अगर प्रेजेंटेशन पे आप ध्यान देते हैं, पेपर अटेम्प्टेशन पे आप ध्यान देते हैं, तो आप ये सपना ज़रूर पूरा कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ अब हम आपसे विदा लेते हैं। जल्द हाजिर होंगे एक और नई वीडियो के साथ। आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मास कॉम जंक्शन। धन्यवाद।